हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो ज्योग्राफी के करंट अफेयर कर रहे हैं हम फ्रॉम 2024 टू 25 के जितने भी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम 2025 का देना है तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करेंगे। तो इससे पहले हमने काफ़ी सारे आर्टिकल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम चल रहे हैं टुवर्ड द बोरियल फॉरेस्ट, पहले जहाँ पे टेम्परेट रीजन्स मिलता है। तो हुआ क्या है आपको पता है, नॉट ओनली इन इंडिया, नॉर्थ अमेरिका का अगर मैं केस उठाऊँ तो वहाँ पे एक विंड चलती है, सेंटा आना विंड। ठीक है, मैं आपको ये अज्यूम कर रही हूँ आपने मैपिंग कर रखी थी, तो उसके बेसिस पे आप इसको इजीली कर पाओगे। अब होता क्या है, यहाँ पे बोलते हैं ग्रेट बेसिन, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका का ग्रेट बेसिन। यहाँ पे जनरेट होता है हाई प्रेशर, यहाँ पे आपकी माउंटेन्स आ जाती हैं। माउंटेन्स हैं आपकी रॉकीज। जैसे ही हाई प्रेशर इस तरफ को चलता है लो प्रेशर की तरफ को, तो ये हवाएं सूख जाती हैं और यहाँ पे जो कैलिफोर्निया वगैरह के बड़े बड़े पेड़ हैं वो सारे आग पकड़ लेते हैं। उनको बस एक ट्रिगर चाहिए होता है, चाहे वो फिर किसी ने यहाँ पे कैंप फायरिंग करी हो, ठीक है, उससे सिगरेट वगैरह फेंक देते हैं लोग पी वो करके, तो उस केस में भी यहाँ पे फॉरेस्ट फायर्स आपको मिल जाती हैं। तो यही सेम केस आपको ना सिर्फ कैलिफोर्निया में मिल रहा है, बाकी भी बहुत सारे एरियाज़ में मिल रहे हैं। तो जितने भी बोरियल फॉरेस्ट होते हैं इनमें आपको अब फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिल रही हैं। साथ में ये कार्बन एब्जॉर्ब किया करते थे एक टाइम पे, मतलब कार्बन सिंक हुआ करते थे, पर अब ये क्या कर रहे हैं, कार्बन को एमिट कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है। और यहाँ पे आप अगर ट्रीज़ की शेप देखोगे तो आपको कोनिकल मिलेंगी, कोनीफेरस भी जिन्हें हम बोलते हैं। तो एक टोपी पे आग लगती है और वो पास करती जाती है एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ, और इससे बहुत ज़्यादा कार्बन जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। तो बोरियल फॉरेस्ट को ही हम तैगा टाइप ऑफ फॉरेस्ट भी बोलते हैं, स्नो फॉरेस्ट भी बोल देते हैं, और ये सिर्फ नदरन हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। नदरन का मतलब है, हम जब इक्वेटर को ड्रॉ करते हैं 0 डिग्री के ऊपर, तो ऊपर वाले हेमिस्फेयर को नदरन हेमिस्फेयर बोलते हैं, नीचे वाले हेमिस्फेयर को सदरन हेमिस्फेयर बोलते हैं। पेड़ कैसे मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा कोनीफेरस ट्रीज़ आपको मिलते हैं, यानी कि ऊपर कोन शेप्स बनी होती हैं प्रॉपर तरीके से, कोल्ड टेम्परेचर्स में मिलते हैं। और नॉर्थ अमेरिका जैसे कनाडा और अलास्का में, यूरोप के स्कैंडिनेविया में, एशिया मोस्टली रशिया, और फाउंड बिटवीन 50 टू 70 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ लेटीट्यूड। टेम्परेचर हार्श विंटर रहता है, -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, और समर्स के केस में 10 टू 20 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर आ जाता है। उसके अलावा प्रेसिपिटेशन कितनी रहती है, तो 300 टू 850 mm एनुअली रहती है। कनाडा के जो बोरियल फॉरेस्ट हैं 28% वर्ल्ड के टोटल बोरियल फॉरेस्ट में से कनाडा में ही आपको लोकेटेड मिलते हैं। बाकी एक कॉन्टिन्यूसली आप टर्म देखोगे, बायोम। बायोम कोई भी हो सकता है, जैसे रेगिस्तान है वो एक डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट होल्ड करता है, डिफरेंट टेम्परेचर होल्ड करता है, तो एक डिफरेंट टाइप का बायोम क्रिएट करता है। रेन फॉरेस्ट है, वहाँ पे पेड़ ही पेड़ आपको मिलेंगे, ऊंचे पेड़ मिलेंगे, तो एक डिफरेंट टाइप का बायोम है। ग्रासलैंड देख लो, जैसे वेनेजुएला में लानोस टाइप ऑफ ग्रासलैंड आपको मिलते हैं, तो ग्रासलैंड में आपको ज़्यादा घास फूस वगैरह मिलेगी। ठीक है, तो अगेन वो भी क्या है, उसको भी क्या बोलेंगे हम, वहाँ पे भी कि डिफरेंट टाइप का बायोम देखने को मिल जा रहा है। तो बायोम जो होती है एक जनरल टर्म यूज़ करते हैं फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट टेम्परेचर। तुंद्रा है, तुंद्रा में आपको सारा ऐसे बिल्कुल बर्फ़ से भरे पहाड़ मिलेंगे, पेड़ मिलेंगे, और तैगा जो है वो टेम्परेट वाली जोन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये बायोम ही हैं एक तरह के। वाइल्ड लाइफ अगर जनरल देखोगे, बियर्स मिल जाते हैं, वॉल्व्स हैं, इंक्स हैं, फॉक्सेस हैं, बहुत छोटे छोटे मैमल्स भी मिल जाते हैं। सॉइल कैसी होती है, तो एसिडिक होती है, न्यूट्रिएंट इतना ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको, टेम्परेचर डाउन है तो गलती नहीं है, चीज़ें डिकम्पोज नहीं करती, और अगर डिकम्पोज नहीं कर रही तो वहाँ पे ना तो गैसेस बन रही है, गैसेस नहीं बन रही, कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही ना, तो उतने ज़्यादा प्लांट्स नहीं मिलेंगे। बस वो बोरियल में सिर्फ आपको बड़े बड़े कोनीफेरस ट्रीज मिल जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलें तो कश्मीर चिनार बहुत न्यूज़ में थे, जिनका साइंटिफिक नेम है प्लैटेनस ओरिएंटलिस। अब आपने एक सिस्टम सुना होगा, दैट इज़ जियो टैगिंग का। इसमें क्या किया जाता है, आप एक आइडेंटिफिकेशन मार्क दे देते हो किसी भी पेड़ को, कि अब इसको अगर आप इसके साथ कोई भी छेड़खानी करते हो, तोड़ने की ट्राई करते हो, तो ये मैसेज का अलर्ट चला जाता है किसी एजेंसी के पास। तो जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट ने एक डिजिटल ट्री आधार प्रोग्राम लॉन्च किया ताकि चिनार ट्रीज़ को सेव किया जा सके। कश्मीर के जो चिनार हैं, स्टेट ट्री भी है ये जम्मू कश्मीर का, जो कि अब यूटी बन चुका है। आपको पता है 2019 में आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया था, तो जिसके तहत कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को यूटी डिक्लेयर कर दिया था, और साथ में एक यूटी ऑफ लद्दाख बनी। तो इसी को हम
ओरिएंटल प्लेन ट्री भी कह देते हैं, जो कश्मीर के चिनार्स हैं। मैपल लाइक ट्री होता है, बड़ी कैनोपी होती है ऊपर, और कूल क्लाइमेट रीजन्स के अंदर ये एग्जिस्ट करता है, सफिशिएंट वाटर जहाँ पे अवेलेबल हो। 30 to 50 ईयर्स ये जो ट्री है इसको मेच्योर होने में लग जाते हैं, ठीक है। जैसे मेच्योरिटी पीरियड आप पढ़ते हो, जनरली हम 18 ईयर्स ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, पर इस पेड़ की, चिनार की अगर बात करें तो 30 to 50 ईयर्स तक की लगती है। और पूरी लेंथ ये कब अटेन करता है अपनी जाके, जब ये 150 साल का हो जाता है उस टाइम पे। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया, QR कोड्स को इंस्टॉल कर दिया है कहाँ, और इन पेड़ों के ऊपर लगा दिया है। ये जो एक चार चिनार वाला आइलैंड है, ये भी कहाँ पे मिलता है आपको, डल लेक के अंदर मिल जाता है। इसको भी याद रखेंगे, चार चिनार, 4 पेड़ मिलेंगे यहाँ पे गिन के। ये देखो साइड में ये छोटी छोटी मार्केट्स भी यहाँ पे एस्टेब्लिश करी हुई हैं, बोट के ज़रिए ही एक्सेसिबल होता है रीजन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। कश्मीर के अंदर पर्टिकुलरली अगर ईस्टर्न हिमालय की बात करें तो वहीं पे हमें ये पेड़ ज़्यादातर मिलते हैं, और बाकी ये ग्रीस, सदर्न यूरोप, वहाँ पे मिलते हैं। मुग़ल कनेक्शन क्या क्या हैं, तो जहांगीर ने यहाँ पे चिनार के पेड़ उगाए थे। गार्डन है जैसे शालीमार बाग हो गया, निशांत बाग हो गया, जहाँ पे ये कॉन्टीन्यूसली ग्रो कर रहे हैं। चार चिनार के साथ भी एसोसिएट कर सकते हो आप। एक आइलैंड बन रखा है डल लेक के अंदर छोटा सा, चार चिनार जिनको हम बोल देते हैं। और इसके अलावा एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इन चिनार पेड़ों की, तो मेडिसिनल यूज़ है, वुड इसकी बहुत अच्छी होती है, फर्नीचर जो बनता है उसमें दीमक नहीं लगता, टर्माइट्स नहीं लगते, डाई में यूज़ होता है, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी होल्ड करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन प्रोग्राम को लेके। तो इंदौर का नाम आपको याद आएगा एक क्लीनेस्ट सिटी के पर्पज से, ठीक है। इंदौर और उदयपुर, इनको फर्स्ट 2 इंडियन सिटीज़ डिक्लेयर करा गया है ग्लोबल लिस्ट में। अब ग्लोबल लिस्ट में कोई नाम आ रहा है तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। कौन सी लिस्ट में, तो वेटलैंड सिटी एक्रीडेशन प्रोग्राम। अब वेटलैंड क्या होता है, पहले तो वेटलैंड होता है जहाँ पे आपको वाटर का जो सेचुरेशन है वो सॉइल के साथ मिल जाता है। वाटर वहाँ पे टेम्परेरी बेसिस पे भी हो सकता है, परमानेंट बेसिस पे भी हो सकता है, सीजनल भी हो सकता है, तो वो चीज़ें वेरी करेंगी। और रामसर साइट हम डिक्लेयर करते हैं किसी भी एरिया को, मेजॉरिटी ऑफ देम वेटलैंड्स ही हमें मिलते हैं, तो इनकी कंजर्वेशन करी जाती है प्रॉपर तरीके से। तो ये जो इंदौर और उदयपुर हैं, ये 2 ऐसी सिटीज़ बन चुकी हैं जिनको इस वेटलैंड एक्रीडेशन की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। इंदौर जो कि क्लीनेस्ट सिटी मानी जाती है इंडिया की, उसकी सिरपुर लेक आती है, उसी सिटी के अंदर आपको सिरपुर लेक मिल जाती है। और ये बर्ड सेंचुरी भी है, यानी कि बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पे आते हैं, उसकी वजह से टूरिज़्म भी इंक्रीज़ होता है। बर्ड वॉचर्स भी वहाँ पे आते हैं ताकि पिक्चर्स कैप्चर कर सकें, ठीक है। तो ये एक रामसर साइट भी है और इसको वाटर बर्ड कॉन्ग्रीगेशन में भी रिकॉग्निशन मिल चुकी है। उदयपुर की बात करें तो ये जो सिटी है दैट इज़ सराउंडेड बाय 5 मेजर वेटलैंड्स। कौन कौन से, एक पिचोला है, तो पिचोला भी यहाँ पे मेजर वेटलैंड है। देन फतेह सागर है, रंग सागर है, स्वरूप सागर है और दूध तलाई है, तो इनको भी कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा वेटलैंड सिटी एक्रेडिशन प्रोग्राम की बात करें तो ये रामसर कन्वेंशन का ही एक हिस्सा है। और COP 12 2015 में जो हुआ था, COP का मतलब है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो क्लाइमेट चेंज को लेके होती हैं, तो उसकी लोकेशन थी अंकारा विच इज़ कैपिटल ऑफ तुर्की। तो एक वॉलंटरी एक्रेडिशन स्कीम है, यहाँ पे कंट्रीज़ अपनी कोई 2-3 कितनी भी सिटीज़ हो सकती हैं उनका नाम भेजती हैं, फिर वो डिसाइड करती है ये वाली कमेटी आपकी वेटलैंड एक्रीडेशन की कि उसको इंक्लूड करना है या नहीं, तो ये डिसीजन उनका रहता है। अब डिसीजन जब करना है तो उसके लिए भी 6 पैरामीटर्स अगर फुलफिल करती है कोई सिटी, कोई लोकेशन, तभी उसको इंक्लूड करा जाएगा। एक तो सिटी के अंदर रामसर साइट्स होनी चाहिए, तो जैसे हमने अभी देखा कि 5 हमें सिटीज़ उदयपुर के अंदर मिल गई, जैसे पिचोला, फतेह सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई, और इंदौर के अंदर हमें सिरपुर लेक मिल गई, तो ठीक है रामसर साइट है। तो इन्होंने दोनों ने ये पैरामीटर कंप्लीट किया। अडॉप्टिंग कंजर्वेशन मेजर्स, तो अब रामसर साइट डिक्लेयर कर दी हुई है तो अडॉप्शन भी करेंगे ये कंजर्वेशन की। इसके बाद रिस्टोरेशन की इम्प्लीमेंटेशन, तो इंदौर तो काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है इसी चीज़ के लिए। और मैनेजमेंट मेजर्स, जो वेस्ट वगैरह है उसको भी प्रॉपर तरीके से मैनेज करें। अर्बन प्लानिंग प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, तो ये भी कर ही रहे हैं कॉन्टीन्यूअस तरीके से। और पब्लिक अवेयरनेस प्रमोट होनी चाहिए। लोकल कमेटी बनाओ वेटलैंड मैनेजमेंट के लिए, तो ये सारी जो 6 इंटरनेशनल क्राइटेरियाज़ है इसी के बेसिस पे फुलफ़िल किया जाता है।
अगर जनवरी 2025 तक देखें तो 74 सिटीज़ 17 कंट्रीज़ में से इस वेटलैंड एक्रीडेशन प्रोग्राम की लिस्ट में आ चुकी हैं। 74 2025 में टोटल हैं। कितनी कंट्रीज़? तो 17 कंट्रीज़ की। और कितने टाइम पीरियड के लिए ये वैलिड रहेगा? तो पैरामीटर का नंबर कितना था? 6 था। 6 ही साल के लिए ये वैलिड रहता है। और उसके बाद अगर फिर से इन 6 क्राइटेरिया को कोई सिटी, कोई कंट्री अपना फुलफ़िल कर रही है तो उसके बाद दोबारा से एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो अभी नंबर याद रखोगे आप, 74 हैं 17 कंट्रीज़ में से। अब रामसर कन्वेंशन की बात करी गई और इंडिया के वेटलैंड भी देख लेते हैं। तो रामसर कन्वेंशन की अगर बात करें, ये 1971 में एक जगह है ईरान के अंदर, दैट इज़ रामसर। ये देखो बिल्कुल नदरन टिप पे तेहरान से ऊपर जाओगे तो रामसर आपको मिल जाएगा। तो यहीं पे ये रामसर कन्वेंशन हुआ था जिसमें एफर्ट्स पुट करे गए थे कि हम कंजर्व करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स एंड ऑल हैं। अभी इंडिया की बात करें, जनवरी से पहले यानी कि 2024 दिसंबर 2024 तक अगर देखोगे तो 85 रामसर साइट्स मिलेंगी। पर उसके बाद 4 और साइट्स ऐड हुई तो 89 साइट्स इस टाइम पे रामसर साइट्स इंडिया के अंदर लोकेटेड हैं। 2 तमिलनाडु में रिसेंटली ऐड हुई है और एक छत्तीसगढ़ में हुई है और एक जो है वो सिक्किम में हुई है। और ये जो सिक्किम और छत्तीसगढ़ की हैं इनकी पहली रामसर साइट्स हैं। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स आपको तमिलनाडु में ही मिलेंगी। कौन कौन सी है तमिलनाडु की? तो सक्करकोटई बर्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरी है थेरथांगल बर्ड सेंचुरी, ये दोनों तमिलनाडु की हैं। और कीचियोपालरी वेटलैंड ये सिक्किम का है। उधवा लेक ये झारखंड की है। इसके अलावा मिशन अमृत सरोवर भी चला रखा है जिसके अंदर अब देखो आज़ादी के अमृत महोत्सव कब सेलिब्रेशन हुआ था? 75 साल जब इंडिया को आज़ाद हुए थे। तो इसी वजह से 75 साइट्स को डिसाइड किया गया था वाटर बॉडीज़ को कि इनको हम डेवलप करेंगे और रीजुविनेट करने की ट्राई करेंगे। वेटलैंड रूल की बात करें तो 2017 के तो लीगल फ्रेमवर्क है एक हमारे पास, दैट इज़ वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स फॉर कंजर्वेशन इन इंडिया। वेटलैंड डे कब होता है? तो 2 Feb को होता है। थीम क्या है 2025 का? तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड ऑफ आवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, अब देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस पर देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।